बेचने का जाओ, बिना किसी पैसे जमा कराए, बिना किसी तुम्हारा कोई जमानती की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जमानती मैं नरेंद्र मोदी लेता हूं, जाओ खाते खोलो। वो जो खाते खुले, हर गरीब के खाते खुले, हर गरीब के खाते खुले। और खाते खुलने के बाद इस आदमी ने क्या किया, सरकार का जितना पैसा है अब नगद में नहीं जाएगा, अब सब पैसा खाते में जाएगा। अब अगर कोई नरेगा की मजदूरी करती ना तो उसका पैसा कहाँ जाएगा, खाते में जाएगा। अगर उसका छात्रवृत्ति जारी बच्चे की तो कहाँ जा रही है, खाते में जा रही है। अगर वृद्धावस्था पेंशन जारी तो कहाँ जा रही है, खाते में जा रही है। अगर विधवा पेंशन जारी तो कहाँ जा रही है, खाते में जा रही है। मकान बनाने का जो पैसा है 1,48,000 वो कहाँ जा रहा है, खाते में जा रहा है। अगर आपका फसल का नुकसान हो गया तो सरकार का पैसा कहाँ रहा, खाते में। अगर आपका कर्जा माफ कर रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है, खाते में। लगा बेटा कट लगा, कट लगाना संभव है। आप खाते में जब भेजते हैं तब कट नहीं लगता, ये सारा पैसा पूरा का पूरा उस गरीब के खाते में जा रहा है। अब कांग्रेसी यहाँ से भाषण देता, कहते हैं अच्छे दिन आ गए कि नहीं आ गए, तो सारे कांग्रेसी बोलते नहीं आए नहीं आए। क्यों, पहले कट लगाने का पूरा मौका था ना, अब बंद हो गया। पहले ये लूट खाने का धंधा था ना, वो लूट खाने का धंधा बंद हो गया। ये जितने भी राज के नौकर जो है ना पैसा बांटने आते थे और बोरा बोरा भर भर के नोट ले जाते थे, ये तुम्हारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला आदमी होगा जिसने इन सब बेईमानों को बंद किया, लूटने वालों को। अच्छा काम किया नहीं किया, राम धर्म से बता। ये गरीब का पैसा गरीब के घर में गया, अच्छी बात है कि नहीं। जो मेहनत करता है ये पैसा उसको मिलना चाहिए कि नहीं, पूरा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो इस आदमी ने दिया। क्या ये कांग्रेस 50 साल पहले नहीं कर सकती थी, कर सकती थी, पर क्योंकि ये तो टांका मार को पेट भरती थी। ये जो कांग्रेस के नेता पहली बार आए होंगे ना, आपने कोटरा में देखे होंगे, 2-4 ईमानदार भी थे, ऐसी बात है सारे बेईमान हैं। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि सारा बेईमान, लेकिन अधिकांश बेईमान है। और इसके कारण से 2 बार नेता बनते ही धड़ाधड़ मकान पे मकान बन जाता है, क्योंकि उनके यहाँ रात को लक्ष्मी आके पैसे फटकती है और हमारे यहाँ बाटे फेंकती है। क्या तमाशा है यार। इस भ्रष्टाचार की भट्टी से निकाला देश को किसी ने, तो देश के प्रधानमंत्री ने निकाला। माताएं बहनें, मैं भी 40 साल से मोटरसाइकिल से इस एरिया में घूमता हूँ। आज तो मैं चाहे प्रतिपक्ष का नेता हूँ और भी नेता बन गया हूँगा, लेकिन मैं यहाँ जब आता था तो मोटरसाइकिल से ही निकलता था। और जब कभी शाम पड़ जाती थी ना मोटरसाइकिल पे, तो आप लोगों को दृश्य मालूम होगा कि नहीं, हमारी माँ बहनों को लैट्रिन जाना पड़ता था, टट्टी जाने की इच्छा होती थी तो कब जाती थी, जब थोड़ा सा सूरज ढल जाता, अंधेरा हो जाता, तब तक इंतजार करती मेरी माँ कि यार इज्जत के कारण से उसके बाद जाके टट्टी जाएगा। और जैसे ही वो टट्टी जाने बैठती और कोई मोटरसाइकिल वाले की लाइट आती थी तो आपकी माँ बैठ खड़ी होती थी, नहीं होती, फिर वो जाती, फिर बैठती थी। फिर कोई 4 व्हीलर आ गया, जीबड़ा आ गया तो उसकी लाइट दूर से पड़ती, फिर वो खड़ी हो जाती। ये कितने साल तक चला इस हिंदुस्तान में, 70 साल तक चला। कितने साल तक, 70 साल। गुलाब चंद की पत्नी तो लैट्रिन में ही जाएगी क्योंकि गुलाब चंद तो पैसे वाला है, लेकिन उस गरीब की बेटी कहाँ जाएगी, सड़क पे ही जाएगी ना। उस गरीब की बेटी भी कोई इज्जत होती है कि नहीं होती है, ये किसी के ध्यान में नहीं आया। पर उस बच्चे को ध्यान में आया जिसकी माँ ने बर्तन साफ करके नरेंद्र मोदी को बड़ा किया, उसे समझ में आया कि गरीबी क्या होती है। उसे पहली बार ये बात समझ में आई है कि गरीब का दर्द क्या होता है, गरीब की इज्जत क्या होती है। 1-2 नहीं है, अभी आपके यहाँ मुरारी ने गिनाया होगा, सारे हिंदुस्तान में 9.5 करोड़ में शौचालय बने। कितने, 9.5 करोड़। पैसा किसने दिया, दिल्ली से भेजा, 12,000 रुपया हर शौचालय का बनाने का पैसा वहां भेजा, आपसे एक ढिंगलिया नहीं लिया और आपके घर में शौचालय बनाया। किस लिए बनाया, कि गरीब की बहन बेटी की भी इज्जत से लैट्रिन जाए। अब ये सोच कौन आ सकता है, जितने गरीबी देखी हो वो जाने, वो क्या जाने जो बड़ी माँ की कोख से पैदा हुआ, उसे क्या पता क्या तकलीफ होती है और क्या तकलीफ नहीं होती। ये फर्क है। गरीब आदमी को प्रधानमंत्री बनाने का ये फायदा बनता है, ये चीज मिलती है, समझ में आए। आज दिन तक आपने देखा होगा हमारे सरकारी योजना में भी इंदिरा आवास आते थे। किसके लिए आते थे, गरीब के मकान बनाने के लिए, इंदिरा आवास। नाराज में तो ना कोई यहाँ सरपंच साहब बैठे होते,
क्योंकि पहले इंदिरा आवास स्वीकृत कराने के लिए बिना प्रसाद के होता था क्या? देवता जब तक प्रसाद नहीं चढ़ाओ तब तक आपका लिस्ट पे नाम आता था क्या? नहीं आता था ना। पहली किस्त मिलती तो प्रसाद चढ़ाना पड़ता, दूसरी किस्त मिलती तो प्रसाद चढ़ाना पड़ता, और जब वो बन के तैयार होता तो जंगल में वो इंदिरा आवास रो रो के कहता मैं यहाँ पढ़ा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, अंदर कोई रहता ही नहीं है, अंदर कोई रहता ही नहीं, क्यों रहेगा? पानी तो है ही नहीं, वहाँ स्कूल तो है ही नहीं, वहाँ बस्ती है ही नहीं, सड़क है ही नहीं, वहाँ जंगल में क्या रोएगा उस भाटे से? लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, जब गरीब का मकान बनाना चाहते हो, ईमानदारी से बनाना चाहते हो, पक्का मकान बनाना चाहते हो, तो रुपया बढ़ा करके 1,48,000 कर दिया और वो भी आपके खाते में डाल दिया कि तुम ही बनाओ, राम धर्म से बनाओ, देखभाल से बनाओ, मजदूरी कर सकते हो, धनी लुगाई और मदद करो ताकि तुम्हारा और अच्छा मकान बन सके। और इससे भी ज्यादा बनाना चाहो तो और कर्जा ले लो, कम परसेंटेज पे तुमको कर्जा दे देंगे, तुम्हारे बाल बच्चे अच्छे मकान में रहेंगे। पहले अपने मकान में जब रहते थे ना अपन, तो आधे में अपने टेटे बनते थे नहीं, और आधे में अपन सोते थे, सांप नेवला भी आते थे, बच्चा भी वही रहता था, हम भी वही रहते थे, टेटे भी वही रहते थे। लेकिन ये देश का पहला प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तान के उन सब लोगों को जिनका अपनी पक्की छत नहीं है, उनकी छत बना करके उनको 2022 तक 100% लोगों का पक्का मकान हिंदुस्तान में बना के दूंगा। और अब तक कितने दे दिए? ये प्रधान जी बैठे होंगे, एक एक पंचायत में 200, 250 मकान बन रहे हैं, 200, 250 मकान बन रहे हैं। उसमें कोई भेदभाव किया क्या? नहीं, लिस्ट वहां से आई है, लिस्ट भी वहां से आई है। सरपंच साहब को नहीं दिया कि तुम इसका बनाओ, इसका नहीं बनाओ, पहले से ही वहां बन करके तैयार होके आई ताकि बेईमानी नहीं हो। सबके सब मकान बन रहे हैं ना। अब ये मकान बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी करेगा, कांग्रेसी तुमने क्या किया रे? तुमने तो वोट लेने का धंधा किया क्या? जब कभी भी वोट आते थे ना, तब यहाँ नारे जैसे आपके लगाए वैसा कई बार लगाते हैं, इनका शौक है। अब की बार भी एक नारा लगाया था, जैसे अभी गिना रहे थे बाबूलाल जी, 1, 2, 9, 10 कर्जा सब माफ। आप में से सब लोगों ने सोचा होगा, धनी लोग जब रात को बैठे होंगे घर पे, सोचा हो यार एक वोट दे दो यार, अपना कई फर्क पड़े यार, ट्रैक्टर का कर्जा अपना भी तो चिड़े तका है यार, उतरी जाएगा यार, चलो ठोको इन पर रात में बैठ जाओ। बैठे थे नहीं बैठे? गए थे ना। मन कमजोर तो हर इंसान का होता है, उसको लगता है कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाए, ऐसे जादू में चलो, और जादू में गए। अभी 10 दिन के बजाय 110 दिन हो गया। राम धर्म से कहना भगवान की सौगंध है तुमको, तुम्हारे में से किसी के खाते में अगर ये कर्जा माफ का पैसा आ गया हो तो वो हाथ करा, पैसा आ गया हो गया, एक नहीं। ये झूठ नहीं है। झूठ बोल करके राज करने का धंधा तुम कांग्रेसी करते हो ना। अगर हम में से किसी को बुजुर्ग आदमी मेरे साथ मेरी उम्र का कोई हो तो देखना, एक बार पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे एक नारा लगा था, इंदिरा गांधी आई है नई रोशनी लाएगी, इंदिरा जी आएगी गरीबी मिटाएगी। 48 साल पहले का नारा है, मिट गई ना गरीबी। ये तुम्हारा नारा झूठा नहीं था क्या? और क्या था? तुमने यही धंधे किए ना। अपने यहाँ स्कूल नहीं खुलता था, स्कूल का बाटा आता था, पहले आता था कि नहीं आता? स्कूल नहीं खुलता था, पर नेताजी चुनाव आते ही भाटा लाते थे। क्या खुल रहा है? 8वीं का स्कूल खुल रहा है। 8वीं का स्कूल नहीं खुला, अभी तो भाटा आया है। स्कूल तो उसके बाद खुलेगा। एक एक स्कूल बनाने के लिए अपने नेताओं के कितने साफे बंधाए होंगे, याद है अपने अपने गांव में? एक एक गांव में नेता के ढोल बजा बजा कई बोलो स्कूल खोलो, स्कूल खोलो। पर ये हत्यारा चाहता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर ये आदिवासी पड़ जाएगा तो हम तम करेगा, तो अपने वोट की दुकान कमजोर हो जाएगी। इसलिए जब तक ये अंगूठा छाप रहे अपना गाड़ा चलता रहेगा। सच है कि नहीं? ये सच है कि नहीं? ये पहली बार जब मैं शिक्षा मंत्री बना था 94 में, तब मैंने भैरव सिंह जी को कहकर एक कलम से राजस्थान की जिन पंचायतों में 8वीं का स्कूल नहीं था, एक ही ऑर्डर से, एक ही कागज से सारी पंचायतों में 8वीं का स्कूल एक झटके में खोला था। नहीं खोला? राम धर्म। मैंने तो वोट नहीं पूछा था। और उसके बाद वसुंधरा जी आई तब पिछली बार 3 से 8 में एक ऑर्डर से 10वीं का स्कूल खोल दिया था। और अब की बार जब वसुंधरा जी सरकार आई तो एक ऑर्डर से 12वीं का स्कूल हर पंचायत में खोला कि नहीं खोला? राम धर्म से बताओ, खोला ना? ये किसके लिए खोला? अरे बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे तरक्की करेगा, नहीं तो क्या करेगा?
और बच्चा तो फिर भी दूर जाकर के पढ़ लेगा साइकिल पे, लेकिन आपकी बच्ची जाती थी क्या? आपकी बच्ची तो नहीं पढ़ सकती। अब आपकी सब बच्चियां स्कूल जा रही नहीं जा रही। जब छुट्टी की घंटी बजती है ना, तो सड़क पे आपको क्या दिखाई देता है? बच्चियां साइकिल लेकर के जा रही है, कोई पैदल जा रही है, उसी ड्रेस में जा रही है, स्कूल की एक ड्रेस में जा रही है। ये ड्रेस बनाने का काम भी जब 94 में शिक्षा मंत्री गुलाब चंद कटारिया था, तब मैंने ये ड्रेस भी दी थी। और पहली बार आपके बच्चों को मुफ्त किताबें स्कूल के तक छाप करके भेजने का काम भैरव सिंह शेखावत ने किया था कि नहीं किया? और अब की बार 12वीं तक के सारे बच्चों की किताबें हम सरकार के खजाने से भेजते हैं कि नहीं भेजते? ये कांग्रेस तुमने एक वर्तन दिया, वर्तन। तुमने कभी गरीब के बच्चे को पढ़ने की एक पेंसिल और वर्तन दिया हो तो नाम बता दो। वो जानते थे कि यार ये पढ़ लिख जाएंगे तो अपने काबू में नहीं रहेंगे, इसलिए एक ही दिमाग में था, जब तक अनपढ़ इंसान रहेगा कांग्रेस जिंदाबाद रहेगा। यही नारा था ना, जब तक अनपढ़ इंसान रहेगा कांग्रेस जिंदाबाद रहेगा। और जब तक हिंदुस्तान गरीब रहेगा तब तक 500 रुपए का नोट और दारू की बोतल चलेगी। यही है, यही खेल तमाशा है। क्या हुआ यार इस देश को? मैं इसलिए कह रहा हूं, मुल्क के मालिक थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच कि वास्तव में काम कौन करता है और काम कौन करना चाहता है। काम को करने के लिए जो काम हम लोगों ने करने का प्रयास किया है, हर गांव में आपने देखा गौरव पथ एक बढ़िया सड़क बनाई है। पहले सरपंच साहब आते तो थे सीसी रोड पर वो धूला रोड थी। थोड़ा रामधन से नाराज मत होना सरपंच साहब, जो हकीकत है वो हकीकत है। सीसी रोड का मतलब धूला रोड, जो 6 महीने में उखड़ जाती थी। और हमने जो सड़क बनाई ना गणपट को ना, तो वापस आता फुर आता है कि नहीं आता है? इसके लिए बनाया। और किसी एक में नहीं, सब पंचायतों में बनाया। एक एक रोड को बनाने में हमको 50 लाख से लेकर 60 लाख रुपया खर्च हुआ। लेकिन हमने सोचा यार गांव का आदमी क्यों अच्छी जिंदगी ना जिए यार, क्यों वहाँ रोज उस पानी बहते हुए में क्यों अपनी माँ अपने कपड़े ऊपर लेकर के निकले यार। कभी भी कोई मोटरसाइकिल निकलता तो बचीड़ा मारता है तो सारा कपड़े छिट जाता है ना। ये योजना तुम नहीं बना सकते थे ना, तुम चाहते नहीं थे कि गांव का आदमी भी अच्छे ढंग से रहे, तुम चाहते थे। और अब की बार तो देश के प्रधानमंत्री ने जो कमाल किया ना, न तुमने सोचा न मैंने कभी सोचा। ये हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री है जो ये कहता है कि 2019 तक मैं हिंदुस्तान के हर गांव को बिजली से जोड़ दूंगा, और जोड़ दिया। और जितने घर लट्टू से अभी तक नहीं जले ना, ऐसे 2 करोड़ 25 लाख घरों को मुफ्त में बिजली का बल्ब जला करके कनेक्शन किया कि नहीं किया? राम धर्म से क्या था? हमने वोट के पीछे तो नहीं किया, हमने तो आपके बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, आपके घर में अच्छा हो। और बिजली का जब लट्टू जलता है ना, तो आदमी का सोच बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है कि नहीं बदलता है? सड़क से सोच बदलता है कि नहीं बदलता है? स्कूल से सोच बदलता है कि नहीं बदलता है? गौरवपथ से सोच बदलता है कि नहीं बदलता है ना? ये सारे गाँवों की सड़कें इधर से इधर जो क्रॉस हो रही है, ये पहले नहीं बन सकती थी क्या? अब आप कभी जाओ स्वरूपगंज, एक बढ़िया रोड है, 4 इधर से भी आ रही उधर से भी जा रही है। ये बढ़िया रोड भी अटल जी बना सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो? तुम तो कट मारने का धंधा करते हो। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भट्टी में देश को जलाकर खाक कर दिया। जिसको हमने चौकीदार बनाया, ये जो बार बार ये पप्पू नारा लगाता ना, यहाँ से बोलता है, वो बोलता है चौकीदार, उधर से सब बोलते हैं चोर है। चौकीदार अपने बाप दादा बनाते थे तो चोरी करने के लिए बनाते थे क्या? गांव में चौकीदार बनाते किसलिए बनाते थे? कि वो गांव की हिफाजत करता था, अपन आराम से सोते थे, उसका नाम चौकीदार था। अगर पुलिस को कहते तुम पेरा लगा, हमारा गांव आराम से रहेगा। ये जो सीमाएं हैं हमारी पाकिस्तान से और चीन से, यहाँ जब फौजी खड़ा रहता है रात को, तो तुम और हम सारा देश आराम से सोता है कि नहीं सोता है? चौकीदार का मतलब सुरक्षा करने वाला है ना। लेकिन ये सुरक्षा करने वालों को क्या बोलता है? गली गली में चोर है, चौकीदार चोर है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी चोर है ना। यही कहना चाहता है ना वो। अगर वही कहना चाहता तो तू अपने बाप दादाओं को संभालता ऊपर से। जो नेहरू तेरे नाना जी थे ना, वो नाना जी के टाइम पर पहली बार कांग्रेस की चोरी पकड़ी गई कि नहीं गई? कृष्णा मेनन को लोकसभा में त्यागपत्र देना पड़ा कि नहीं? फिर उसके बाद तेरी नानी तो नहीं, दादी थी वो, है ना। आपने देखा होगा इंदिरा गांधी के टाइम पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, और उस स्कैंडल के कारण से इंदिरा गांधी की तबीयत खराब थी। उसके बाद बोफोर्स की तोप खा गया,
इसके बाद कोई कोयला खाता है, कोई शक्कर खाता है, कोई यूरिया खा के जेल जाता है, कोई टेलीफोन का सुखराम तार खाता है और घास खाया हुआ अभी भी जेल में पड़ा है वाला लोग, यही है ना। अब इनको भय क्या लगता है, यार ये चौकीदार इतना मजबूत आ गया है कि ये चौकीदार खाया हुआ निकलवा रहा, खाया हुआ जो अब तक सोच गए थे अभी हमें कौन छेड़ने वाला है, लेकिन ये ऐसा चौकीदार है कि जितने भी खाया, चाहे बीजेपी वाला ने खाया चाहे कांग्रेस ने खाया, जिसने चोरी की ना उन सब की हथौड़ियों से पैसे वापस दिखला के सरकार के खजाने में अगर कोई डालने वाला बहादुर बच्चा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसको कहते हैं चौकीदार चोर। क्या बोलता है पप्पू, क्या बोलता है चौकीदार चोर है। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अब आपको ही सामने दोनों सामने खड़ा कर देता हूँ, एक पप्पू खड़ा है, एक नरेंद्र मोदी खड़ा। राम धर्म से भगवान की सौगंध है तुमको, वो आंख मारने वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि नरेंद्र मोदी वाला प्रधानमंत्री? अच्छा हो रहा है? मतलब लोकसभा में आंख मारे और कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, शाबाश। और जबरदस्ती जाके प्रधानमंत्री के गले पड़ गया। क्या नाटक है यार, ये पप्पू का क्या हालत है। अरे पप्पू तो इतना ही बड़ा मजबूत है, तो तेरे नाना जी वहाँ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे थे, अमेठी से और रायबरेली से, तो यार केरल क्यों भागा ये बता, तो इतना बता दे केरल क्यों भागा। अगर तेने बहुत अच्छा काम किया, तेरे नाना ने दादी ने सबने बढ़िया काम किया, तो या तो उत्तर प्रदेश से केरल की खुशी में जा रहा है यार, वहाँ इसलिए जा रहा है कि वहाँ अल्पसंख्यकों का बहुमत है, और अल्पसंख्यक अपने बीजेपी को वोट तो देते नहीं, क्योंकि वो तो ये मानता है कि हम तो उनके दुश्मन हैं। हम उनके दुश्मन नहीं, उनकी नीति के दुश्मन हैं, उनके गलत काम के दुश्मन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा होगा सीमा पर जब भी लड़ाई होती है तो हिंदुस्तान को कभी न कभी चीन छेड़ता था, कभी पाकिस्तान छेड़ता था ना आए दिन। अब नरेंद्र मोदी के आने बाद कोई छेड़ता क्या, चीन ने भी थोड़ा सा डंडा किया था, उसको भी एक झटका देके समझा दिया कि ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2018 का हिंदुस्तान है, अगर मारा ना तो बहुत जवाब देंगे। ये ताकतवर फौज को तैयार करने का काम किसी ने किया ना तो नरेंद्र मोदी ने किया। अब कोई लड़ाई तो लड़ने आता नहीं, जानता है कि हिंदुस्तान की फौज बहुत बहादुर है, तो अब क्या करता है, चोरी छुपे घुसता है, चोरी छुपे घुसता है, और घुस करके कौन सी धर्मशाला में ठहरता है, अपने यहीं के किसी के घर में ठहरता है, नहीं ठहरता। इसका मतलब इन देशद्रोहियों को ठहराने के अड्डे कौन से हैं, तो हिंदुस्तान का कोई न कोई घर है ना, कोई न कोई उसका काका यहाँ रहता है ना, कोई न कोई उसका मामा भतीजा रहता है ना, जहाँ जा करके वो रहता है और हिंदुस्तान की फौज को उड़ाने का धंधा करता है। 2016 में उसने एक दिन रात को अचानक हिंदुस्तान के एक मिलिट्री कैंप पे जाकर के बजीड़ा मार करके 18 सैनिकों को एक रात में मारा था, याद है? 2016 18 सैनिक रात को सो रहे थे, बजीड़ा मार करके मार दिया। लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री तुम्हारा नरेंद्र मोदी है जिसने कहा अच्छा तेने मेरे सोते हुए लोगों को मारा है। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक में साले की बाउंड्री में घुस करके धमाका मार करके कहा ले ये लेता जा, निपटा। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने कहा चला के गोली मत मारना, चला के गोली मत मारना, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से या आतंकवाद की तरफ से एक गोली आए तो साले को 10 ठोक के ठिकाने कर देना, तुझे छूट है मेरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा सामने से आता वैसा जवाब दे। और इसके कारण से सारे के सारे घर में घुस गए, नहीं घुस गए। 5 साल से कोई बम फटा है क्या हिंदुस्तान के किसी भी जगह? कोई बस उड़ा क्या, कोई ट्रेन का डिब्बा उड़ा, कोई रेलवे स्टेशन उड़ा, कोई बम्बई की घटना हुई या कोई घटना हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो बहुत दिनों से तैयारी के बाद छटपटा रहा था पाकिस्तान, और यार हिंदुस्तान में कुछ हो ही नहीं रहा, हिंदुस्तान में कुछ हो ही नहीं रहा। तो आपने देखा 14 तारीख को, पिछले महीने की 14 तारीख को है ना, पुलवामा में जाकर उसने आईडीएस लेकर के बड़िका उड़ाया। एक बस उड़ी फौजियों की, एक बस। उस बस में कितने फौजी थे? 40। आरडीएफ से जब उड़ा तो 40 उसमें थे, और 40 ही लोग जो है ना जिस ढंग से उड़े आपने देखा होगा, किसी का पैर कहीं गया, किसी के हाथ कहीं गया, किसी का धड़ गया, किसी का कुछ गया, और बिल्कुल धराशायी हो गया। सारा देश हिंदुस्तान का 125 करोड़ लोग क्या पूछते थे कि नरेंद्र मोदी इसका जवाब चाहिए, हमारे बेगुनाह शहीदों को मार करके चला गया है, इसका जवाब मिलना चाहिए। और आपने देखा होगा कि 12वां पूरा नहीं हुआ,
14 तारीख की घटना थी न, 26 तारीख की रात को 3 बजे जो फड़ी का मारा 12 से, तो कईयों को ढेर करके और धराशायी करके आई नहीं आई सेना। ये पहली बार बदला लेने की हिम्मत किसी में है तो देश के प्रधानमंत्री को है। देश की सीमाओं से सुरक्षा हो गई, देश के अंदर देशद्रोहियों से सुरक्षा हो गई, गरीब का स्वाभिमान हो गया, गरीब की योजना आकर के हर गरीब को हर प्रकार से आगे, इस उज्ज्वला योजना के माध्यम से, फलाह योजना के माध्यम से, ये सारा का सारा देश के गरीब और अमीर के बीच में खाई पाटने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। ये जो नोटबंदी हुई थी ना, एक रात में नोटबंदी किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ के कई बेईमानों ने सरकारी पैसे को लूट करके अपने तहखानों में, बोरियों में भर रखे। उन्होंने संभाला नहीं है कि उधेही लग रही है कि क्या हो रहा है, क्योंकि पकड़ के पैसे, टाका मारने के पैसे इकट्ठे किए ना, तो इसने कहा साला नोट बंद करो, बाहर तो आएगा साला सड़ा गड़ा जो भी होगा, वो सारा सड़ा गड़ा बाहर आएंगे। हमारे क्या तकलीफ हुई? हम में से किसके इतने नोट थे जो आपको तकलीफ हुई? अरे तकलीफ किसको हुई? कहते हैं बेईमानी से कमाया, उसको तकलीफ हो तो होने दो यार। देश को बनाना होगा तो बेईमान की गेटी मरोड़नी पड़ेगी, और ये इस आदमी ने मरोड़ी। आज दिन तक तो कांग्रेस तुमने इतने साल राज किया, लेकिन तुमने उसको कभी टटोला नहीं, पर इस आदमी ने टटोला ना। किसके लिए किया? कि पैसा कम से कम बाहर बैंक में आवे, बैंक में आएगा तभी तो विकास का पैसा आएगा। आएगा कहाँ से पैसा? क्योंकि वो तो अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ रहा था। तो ये जो बेईमानों को मारने की कोशिश की, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए आप सबसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। मेरे पास कई सामान है, मैं तो कांग्रेस को भी कहता हूँ तुम्हारी हमारी कोई लड़ाई नहीं, तुम्हारा जो नेता हो आ जाओ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ज्यादा जानकारी रखते हैं तो वही आ जाओ, एक आपको भी दे देते, एक हम भी ले लेते हैं। इस मीटिंग का आधा खर्चा तू दे देना, आधा मैं दे दूंगा। जनता ये तेरी भी है, जनता मेरी भी है। तू अपनी दुकान का सामान बता, मैं अपनी दुकान का सामान बताता हूँ। ये हिंदुस्तान का मालिक जो फैसला कर ले कर जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं। ये कोई तैयार नहीं। वो रात को आके कान्या मान्या कुर करता, हम दिन में भाषण ठोकते हैं, वो रात को कान्या मान्या कुर करने का होता है। इसका मतलब समझ में आ गया? कोई दम नहीं है इनमें, केवल और केवल भ्रमित करके अपना उल्लू सीधे करने का काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ इस कोटड़ा के विकास की दृष्टि से इन वर्षों में जो काम हुआ ना, अभी आपके यहाँ स्वरूपगंज से एक रोड आ रही है, तो वो सीधी रतलाम को जाएगी। अगर आपके यहाँ से ये थोड़ी रोड निकलेगी तो इस क्षेत्र का विकास होगा कि नहीं होगा? अभी उदयपुर से एक रोड आ रही है, आप भी झाड़ों होकर पलासिया होकर के, और सीधी गुजरात को जाके जुड़ रही है नेशनल हाईवे। किसके लिए जा रही है? इस क्षेत्र के विकास के लिए जा रही कि नहीं? ये काम 50 वर्ष पहले नहीं कर सकते थे कांग्रेसियों। अगर ये विकास तुम पहले कर दे तो यहाँ कॉलेज खोलेगा तो कौन खोलेगा? बीजेपी खोलेगी। तुम क्या करोगे? गीत गाओगे? अरे यहाँ कॉलेज खुलेगा तो आदिवासी की गरीब बेटी भी पढ़ेगी, और पढ़ेगी तो नौकरी लगेगी। इस आदिवासी क्षेत्र में मैं समय की अपनी एक सीमा है। ये जो आज आपका सरपंच बनता है ना, आज आपका प्रधान बनता है और आपका जिला प्रमुख बनता है आदिवासी का, ये किस कारण से बनता है? ये भैरव सिंह ने 94 में कानून में बदल किया शेड्यूल 5 के तहत। इसलिए अब आपकी बच्ची भी सरपंच बनती है और यहाँ आकर बैठती है। बाकी इस बच्ची को कोई इस मंच पे बिठाता था क्या? आराम से इस बच्ची को भी और आपके लोगों को बराबरी में ला करके बिठाने का काम किया। पहले अगर प्रधान जी, मुरारी तुम्हारी को जिंदगी में कभी प्रधान बनने का सपना है देखा क्या? ये तो पहली बार हमने कानून बदला, इसलिए बाबूलाल भी बन गया, इसलिए भगवती भी बन गया, इसलिए तुम भी बन गए। पहले तो मामे राव साहब भी बनते थे राम, सच है कि नहीं? हमने यार तुम्हारे लिए कानून बदला, हमने तुमको प्रधान बना दिया, तो तुम्हारे समझ में नहीं आता है। क्या करें अब? तुम्हारे कारण से बाणिया बामन को और नाराज किया हमने घर का वोट छोड़ा, तुम्हारा फायदा किया। पहले आरक्षण कितना था? 12%। ट्राइब का आरक्षण कितना था संविधान में? 12%। लेकिन हमने वो शेड्यूल 5 पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि जहाँ 65% से अधिक आबादी आदिवासी की हो, वहाँ कानून में तरमीम करने का अधिकार सरकार के पास है। तब हमने भैरव सिंह जी को कहा कि यार मेरे यहाँ कोटड़ा में मास्टर कहाँ से आता है? भरतपुर का मास्टर कोटड़ा में आता है।
दौसा का मास्टर कोटरा में आता है, अलवर का मास्टर कोटरा में आता है, और मेरा आदिवासी का बच्चा STC BEd किया हुआ टुकुर टुकुर देखता रहता है। तो तू क्या कहना चाहता है? मैंने कहा मैं मेरे बच्चे को मास्टर लगाना चाहता हूँ। तो बताओ क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मेरा उदयपुर जिले का कोई आदिवासी बच्चा आएगा तो उसको मैं 15 नंबर ज़्यादा दे दूँ, और भरतपुर का आएगा उसको 15 नंबर नीचे डाल दूँ, ताकि मेरा बच्चा और 94, 95, 96 और 97 में मैंने जितने मास्टर आपके आदिवासी बच्चे लगे ना, इसको लगाने वाला कोई है तो गुलाबचंद कठारिया। किसी ने प्रयत्न नहीं किया, मैंने आपके घर घर में मास्टर खड़ा कर दिया। और उसके बाद 45% आरक्षण दे करके अब अगर आप चपरासी है, पुलिस की नौकरी है, कंपाउंडर है, बाकी जो ड्राइवर है, सारी नौकरियां ये आपके बच्चों को मिल रही है। ये 45% का आरक्षण शेड्यूल 5 किसने दिया? ये दिया भारतीय जनता पार्टी ने। समझो, समझने का प्रयास करो रे भले आदमी। 12% से 45% किया, और यहाँ के बाणिया बामण हमसे नाराज हो गए थे। हमने उनका भी इलाज निकाला, क्योंकि शेड्यूल 5 में वो भी है। जो इस एरिया का बाणिया बामण है, जिनको बची हुई 50% की नौकरी नहीं मिलती है, अब वो जयपुर का बढ़िया बामण यहाँ नहीं आ पाएगा। यहीं का बढ़िया बामण बची हुई 50% की नौकरी उसी के बच्चे को लगेगी। ये कानून में तरमीम किया तो हमने दोनों को ऊपर उठाने का प्रयास किया। और इसलिए समझना चाहिए कि वास्तव में मन से तुम्हारी मदद कौन करना चाहता है, दिल से तुमको आगे बढ़ाना कौन चाहता है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक आप अपना नुकसान आप स्वयं करो। और इसलिए अब तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी नरेंद्र मोदी लाइन पे ले आया है। अब आपने देखा ना, ये जो 5 साल का जब आएगा ना, इस 5 साल के आने के बाद तो गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से दौड़ेगी कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि इस तरह गाड़ी तेजी से चल सकती है। और इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, ईमानदारी से, मेरे कहने से नहीं। तुम जिस भगवान को मानते हो उसकी मूर्ति के सामने बैठ जाना और आंख बंद करके अपने मन से पूछना कि वास्तव में इस लोकतंत्र में मुझे किसको वोट देना चाहिए। आपकी आत्मा जो कहे वो फैसला कर देना यार, वो मेरे देश के लिए अच्छा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।